हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग IBPS पीओ मॉक 4 पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट सेकंड करते हैं। अच्छे से काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें, तो डिस्कस करते हैं एंड सॉल्व करने के तरीके पे ध्यान देंगे कि कैसे सॉल्व करना है ताकि टाइम कम लगे और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें मॉक में या फिर रियल एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या है, पजल का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। 7 person MNOPQRS वर्क इन अ कंपनी अमंग HCL, Infosys एंड गूगल। 7 person है, 3 अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। एटलीस्ट 2 person वर्क इन अ सेम कंपनी। कम से कम एक कंपनी में 2 person तो काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से मैक्सिमम हम जा सकते हैं। ओनली 1 person वर्क इन अ सेम कंपनी। अब चलिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, हम इसको नोट डाउन करते हैं साइड बाय साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन कर लेते हैं, HCL, Infosys एंड गूगल। एटलीस्ट 2 person इन ईच कंपनी। ठीक है, मैक्सिमम हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एड ऑन कर लेंगे। अब इंफॉर्मेशन दिया है कि ओनली 1 person वर्क इन द सेम कंपनी इन विच ओ वर्क्स। ओ जहाँ पे काम करता है इसके साथ सिर्फ एक और पर्सन काम करता है। ठीक है, यानी ओ जिस कंपनी में काम करेगा उसमें सिर्फ 2 person ही काम करेंगे, जिसमें से एक ओ होगा और ओ के साथ कोई एक पर्सन होगा। ये हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन है। एस एंड क्यू वर्क इन द सेम कंपनी बट नॉट विद आर। एस एंड क्यू ये सेम कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ये दोनों आर के साथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, एम वर्क्स विद पी। एम जो है वो पी के साथ काम करता है इन द सेम कंपनी। ठीक है, एस डज नॉट वर्क इन गूगल। एस जो है वो गूगल में काम नहीं करता। ठीक है, आर वर्क्स इन इन्फोसिस बट नॉट विद ओ। आर जो है वो इन्फोसिस में काम करता है लेकिन ओ के साथ काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से पता चल गया कि एस इसमें नहीं आएगा और एस इसमें भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एस और क्यू जो है आर के साथ नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है एस यहाँ होगा और एस जहाँ पे होगा वहीं पे सेम क्यू भी होगा। ठीक है, इन दोनों का प्लेस फिक्स हो गया। अब देखिए ओ के साथ सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ओ के साथ सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए और एम और पी साथ में होना चाहिए। अब एम और पी और ओ और एक और पर्सन होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आर वर्क्स इन इन्फोसिस बट नॉट विद ओ। ओ यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ओ जाहिर सी बात है कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब एम और पी। अब यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जहाँ पे ओ जिस कंपनी में काम करेगा उसमें सिर्फ ओ के अलावा एक और पर्सन होगा। तो एम और पी को तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि एम और पी दोनों एक साथ आएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एम होगा और यहाँ पे पी होगा। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक और पर्सन बचता है, वो है एम एन। टोटल कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 7 पर्सन है, 7 पर्सन की सिटिंग हो गई। तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए इसके बिहाफ पे हम आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन हु वर्क इन द सेम कंपनी। इसमें से इन जो ये ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से बताना है कि सेम ग्रुप में सेम कंपनी में ये पर्सन काम करने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन और एस सेम कंपनी में है? नहीं है। आर एंड पी, आर और पी बिल्कुल है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अब सी भी चेक कर लेते हैं। पी और क्यू नहीं है, एस और आर ये भी नहीं है, एम एंड एस ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन गूगल। गूगल में कौन कौन काम करता है? तो ओ एंड एन। आंसर क्या हो जाएगा? एन तो इसमें दिया नहीं है, ओ ही दिया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया है ऑड वन आउट बताना है। कोई भी चार जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से सेम पैटर्न पे रिलेट करेंगे, लेकिन कोई एक जो ऑप्शन होगा वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है और कौन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। एम ओ ये दोनों अलग अलग कंपनी में है। एन एस
NS ये भी दोनों अलग अलग कंपनी में है, SP S&P ये भी डिफरेंट कंपनी में है, Q&R ये भी डिफरेंट कंपनी में है, MP। अब देखिए जितने ऑप्शन है सब में दोनों जो एलिमेंट्स दिए हैं, दोनों पर्सन का जो नाम दिया हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से बिलोंग करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में M&P दिया हुआ है जो कि सेम कंपनी से क्या है बिलोंग करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि N इज रिलेटेड टू गूगल इन सेम वे Q इज रिलेटेड टू HCL। चलिए देख लेते हैं। N इज जो है N है गूगल से रिलेट हो रहा है, ठीक है, ये गूगल में तो है ही, एंड Q HCL से रिलेट कर रहा है तो Q HCL में भी है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सी, इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज P रिलेटेड टू द फॉलोइंग सेम पैटर्न। इसी सेम पैटर्न पे P जो है किससे रिलेट कर रहा है, तो सबसे पहले P के कंपनी का हम क्या देखेंगे, नाम देखेंगे। तो P के कंपनी का नाम है जी क्या, इन्फोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रू है। M इन्फोसिस में है, बिल्कुल है। S गूगल में, S इन्फोसिस में, ओके चेक कर लेते हैं। S गूगल में तो नहीं है, S इन्फोसिस में भी नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है। P HCL में है, नहीं है, ये भी रॉन्ग है। R गूगल में है, R गूगल में है, नहीं है। M इन्फोसिस S गूगल, M इन्फोसिस, तो ये क्या है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। M क्या है, इन्फोसिस में। बाकी और ये किसी भी कंपनी से क्या है बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ऑलरेडी हमने बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लिए, और आप जब भी एग्जाम में जाएंगे आपको सेम ऐसे ही पैटर्न मिलेगा देखने को, कुछ भी अलग नहीं होगा, लेवल भी अलग नहीं होगा। आप जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो भी सेम आपको इसी लेवल पे मिलेंगे क्वेश्चंस, और जो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपको वही सेम क्वेश्चंस, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न आपको यही सेम मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीरियसली देखना है, क्योंकि ये सारे वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे कि हम पहले वर्ड्स को लिख लेंगे और उनके जो कोड्स दिए हुए हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कोड्स वर्ड्स हम क्या करते हैं, यहाँ नोट डाउन करते हैं। पीस, दैट, मेक एंड वर्ल्ड, ये हमें फर्स्ट सेंटेंस में मिला। ठीक है, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए पीस देखते हैं। पीस फर्स्ट में है एंड थर्ड में है, और कुछ फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन तो नहीं है, नहीं, तो पीस फर्स्ट में है एंड थर्ड में है। इसके लिए कॉमन वर्ड क्या दिया हुआ है, कॉमन वर्ड इसके लिए दिया हुआ है जी वी, थर्ड में भी है एंड फर्स्ट में भी है, तो पीस के लिए जो वर्ड होगा वो हो जाएगा वी। अब चलिए दैट देखते हैं। दैट फर्स्ट में यूज किया गया है एंड और किसी में नहीं किया गया, तो इसको अभी होल्ड करते हैं। मेक देखते हैं। मेक फर्स्ट में किया गया है एंड फोर्थ में किया गया है, तो इसके लिए जो कॉमन वर्ड है mi है, जो कि फर्स्ट में भी है एंड फोर्थ में भी है, तो यानी मेक के लिए mi वर्ड यूज किया गया है। चलिए वर्ड के लिए देखते हैं, वर्ल्ड के लिए देखते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट में है एंड सेकंड में है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन कोड क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है जी यहाँ पे भी नी दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में भी है एंड सेकंड में भी है, तो वर्ल्ड के लिए हो गया कॉमन कोड नी। अब हमारे पास एक रिमेनिंग वर्ड है और एक रिमेनिंग कोड है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स कर देंगे। ठीक है,
चलिए, तो दैट के लिए जो हमारे पास कॉमन कोड बचा हुआ है वो है डी, तो हम क्या कर दिए यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड सेंटेंस में क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास। हैप्पी एंड बीट एंड सेल्फ, हैप्पी बीट एंड सेल्फ। अब देखते हैं हैप्पी किसी और सेंटेंस में दिया हुआ है कि नहीं। तो हैप्पी आपका यहाँ पे सेकंड में है एंड फोर्थ में है, तो कॉमन कोड इसके लिए क्या है एक्स आई, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो हैप्पी के लिए हो जाएगा एक्स आई। बीट चेक कर लेते हैं, बीट किसी और में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। सेल्फ चेक कर लेते हैं, तो सेल्फ सेकंड में है एंड थर्ड में है, इसके लिए जो कॉमन कोड दिया गया है वो है जेड आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्फ के लिए जेड आई। अब जो रिमेनिंग बचता है, आई थिंक रिमेनिंग इसमें बचता है क्यू आई, ठीक है, तो ये हो जाएगा बीट के लिए। चलिए अब थर्ड सेंटेंस में देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास। इसमें बचा हुआ है मीन एंड वर्ड, ठीक है, मीन एंड वर्ड बचा हुआ है। तो मीन के लिए क्या कोई कॉमन और किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, नहीं, लेकिन वर्ड जो है वो दिया हुआ है, थर्ड में भी दिया है एंड फोर्थ में भी है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है कॉमन वो है गी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है गी ये वर्ड के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्ड हमारे पास क्या बचता है मीन, और इसके लिए कोड जो बचा हुआ है वो वाई एंड आई, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जी है और ये वाई है, ठीक है। चलिए लास्ट वाले में देख लेते हैं, लास्ट वाले में हमारे पास एक ही वर्ड बचा हुआ है दैट इज यू, तो यू के लिए कॉमन कोड क्या बचा हुआ है ए आई, ठीक है, सिंपली बहुत स्मूथली ये चीजें हो गई, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके भी यहाँ पे हम आंसर करेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर मेक, मेक के लिए क्या कोड यूज किया गया है एम आई, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एज क्यू आई, क्यू आई के लिए क्या यूज किया गया यहाँ पे, क्यू आई यहाँ पे था ना, ये तो जी आई है, तो ये जो है यूज किया गया है बीट के लिए, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये यहाँ पे दिया है कि यू मीन के लिए क्या हम कोड लगा सकते हैं, ठीक है, तो यू एंड मीन, यू के लिए ए आई है एंड मीन के लिए वाई आई है, तो ए आई और वाई आई होगा आंसर, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेल्फ के लिए क्या कोड यूज किया गया है, तो सेल्फ के लिए जो कोड यूज किया गया है वो जेड आई किया गया है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो कि लीनियर बेस्ड है। आपका टू पैरेलल रो होगा और हम इसमें फाइंड करेंगे कि किसकी सिटिंग कैसे है, आमने सामने क्या है, फेसिंग किसकी क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे देन हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए 10 people are sitting in a two parallel row and facing each other. P, Q, R, S, T sit in a first row and facing west direction. अब देखिए कभी भी ईस्ट वेस्ट की बात करें तो हम उसको एज अ नॉर्थ एंड साउथ की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ईस्ट की बात करता है तो हम उसको एज अ कंसिडर करेंगे कि नॉर्थ फेसिंग है, अगर वेस्ट बोलता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज अ साउथ फेसिंग, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमेशा नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा और ये रो हमेशा साउथ फेसिंग होगा, ठीक है। अब देखिए वेस्ट की बात करता है तो वेस्ट की बात करेगा तो जाहिर सी बात है रो फर्स्ट इधर आ जाएगा और रो सेकंड इस साइड होगा। तो रो फर्स्ट में क्या क्या मेंशन किया गया है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, एंड रो सेकंड में जो मेंशन किया गया है जे के एल एम एन, 10% की सिटिंग है, ठीक है। चलिए अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। P sits third from one of the end and face the one who sits second to the left of L. अब देखिए हमें यहाँ से पता चल गया है कि P जो है वो सेकंड एंड पे थर्ड एंड पे बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 लोगों की सिटिंग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि उसने लास्ट से हमें बता दिया है तो हम क्या करेंगे पांचों की सिटिंग फिक्स कर लेंगे। एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, इन केस हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कंफ्यूज ना हो। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या चीजें समझ नहीं आ रही है या फिर कुछ हम और एड ऑन कर सकते हैं, तो आप वो चीजें भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि P sits third from one of the end। पहले हम क्या करते हैं कि P तो हमें पता है कि रो फर्स्ट में बैठता है, तो ये जो है थर्ड एंड पे हम इसको बिठाते हैं। एक तो हम देख लेते हैं यहाँ पे राइट साइड से P को यहाँ पे कर देते हैं एंड एक लेफ्ट साइड से P को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट साइड से भी करेंगे तो सेम पोजीशन पे आएगा और लेफ्ट साइड से भी करेंगे तो सेम पोजीशन पे आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ठीक है, अभी इसको साथ में लेके चलते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है कि वन ऑफ द एंड एंड फेस, इसी के बारे में बोला जा रहा है, एंड फेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के जो सेकंड लेफ्ट में बैठता है उसका ये फेस करता है, ठीक है। ये चीज तो अभी सेम चल रही है, पैरेलल चल रही है। आगे देखते हैं कि वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। अब देखिए एक में तो Q या तो यहाँ हो सकता है या फिर Q यहाँ हो सकता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि Q who does not face L। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि L की तरफ यानी कि P से लेफ्ट हम Q को नहीं कर सकते क्योंकि Q जो है वो L को फेस नहीं करेगा। तो अभी भी क्या है, पैरेलल हो गया, साथ साथ चल रहा है। नेक्स्ट है कि टू पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे R, सेम चीजें अभी लिख रहे हैं हम, कुछ भी अभी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। टू पर्सन सिट बिटवीन J एंड M एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। J और M के बीच में दो पर्सन बैठते हैं और इन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पे बैठता है, ठीक है। और J और M जो है वो रो सेकंड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, J को यहाँ पे करेंगे फर्स्ट सेकंड M। एक में तो हम J को एंड पे बिठाते हैं और एक में जो है हम M को एंड पे बिठाते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई हमारे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कि S who does not sit any extreme end of the row। ये जो है S जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठता है, ठीक है। S who does not sit at any of the end face the one who sits immediate left of X, immediate left of K, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे करते हैं, S एंड पे नहीं बैठेगा तो S के लिए एक ही पोजीशन बचता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के बारे में दिया हुआ है कि S who does not sit at any of the ends face, S के बारे में दिया है कि face the one who sits immediate left of K। S जो है उसी को फेस करता है जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है K के। अभी तक तो चीजें सही चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि इमीडिएट नेबर ऑफ S डज नॉट फेस M। S के जो ये इमीडिएट नेबर्स है ना वो M को फेस नहीं करेंगे, इसमें तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस वाले में क्या है, ये Q जो है वो S का इमीडिएट नेबर है और ये M को फेस कर रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, ठीक है। और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गया। अब हमारे पास एक नाम बचता है दैट इज T और ये हो जाएगा आपके राइट एंड पे एंड इसमें जो है नाम बच रहा है एंड। तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब चलिए इसके बिहाफ पे आंसर करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू N। N के अपोजिट कौन बैठता है, S, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, तो M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है जी, K। आंसर क्या हो गया। अब देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है कि K बैठता है, क्या क्या दिया हुआ है कि द वन हु सिट्स अपोजिट टू T, देख लेते हैं, नहीं। द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ J, अब ये बिल्कुल सही है, ये जो K है वो J के सेकंड राइट में है, ठीक है। तो ऐसे भी हम आंसर, ऐसे भी ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली भी आंसर करने की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन लाइनर हमने देख लिया कि तो हमें दिख नहीं रहा, अरे नन ऑफ द अबव लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर ये चीजें इनडायरेक्ट वे में भी आपसे बताता है तो हमें क्या करना है, पहले उसको सारे ऑप्शन से गो थ्रू होना है। देन अगर कुछ फाइंड आउट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, वहां पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल सेकंड क्या है, राइट आंसर है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, द वन हु सिट्स अपोजिट टू Q,
तो के क्यू के अपोजिट तो बिल्कुल नहीं है। द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट कौन बैठता है? आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑड वन आउट बताना है। चलिए देख लेते हैं क्यू जे एल टी। क्यू जे एल टी ये सारे एंड पे बैठे हुए हैं और एक जो ऑप्शन है दैट इज आर, आर जो है वो कहीं मिड में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? बाकी सबसे डिफरेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। नमन स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी। ये आपका मान लीजिए कि पॉइंट पी है और यहाँ से नमन क्या करता है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलता है। अभी हमें नहीं पता कि कितनी किलोमीटर चलता है, लेकिन अगला जो लाइन दिया हुआ है कि आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम क्यू। ठीक है, अब देखिए ये चल रहा है और इसी पॉइंट के बारे में बात किया है कि आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, यानी कि ये जो 5 मीटर क्या करता है? चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, ही टर्न्स लेफ्ट। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। फ्रॉम पॉइंट क्यू एंड वॉक फॉर 3 मीटर। यहाँ पे ये क्या चलता है? 3 मीटर चलता है। एंड टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम आर, यहाँ से ये लेफ्ट होता है और ये जो है 7 मीटर की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ्ट चलेंगे 7 मीटर और ये जो पॉइंट होगा वो आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि ही वॉक फॉर 7 मीटर, ओके, एंड देन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम एस। अब यहाँ से ये लेफ्ट चलता है पॉइंट एस से एंड वॉक 6 मीटर। तो हम यहाँ से लेफ्ट चलेंगे 6 मीटर और ये जो पॉइंट होगा ये होगा दैट इज एस। ठीक है, अब यहाँ पे है टी। अब इसके बाद बोला कि ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से ये फिर लेफ्ट चलता है एंड वॉक 10 मीटर, यहाँ से 10 मीटर लेफ्ट चलता है एंड देन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम यू। अब यहाँ से क्या करता है? यू की तरफ, यू से लेफ्ट की तरफ चलता है जो कि 3 मीटर है। ठीक है, और ये पहुंच जाता है पॉइंट वी पे एंड स्टॉप। ओके, तो ये है हमारा फाइनल डायरेक्शन इनका। चलिए अब इस डायरेक्शन के बिहाफ पे हम आंसर करते हैं कि इन विच डायरेक्शन पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या है? किस डायरेक्शन में है? ये है नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन V एंड Q। V और Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो देखिए यहां से ये 5 V और Q, ये तो यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ तक 7 हो गया। ठीक है, और ये जो बचता है ये बचता है 3 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा टोटल 15 क्वेश्चन का सेट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉक, और आई होप ये सेशन काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। और इसको वापस से खुद से एक बार देखना है, खुद से एक बार ट्राई करना है। सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और जो इसका लेवल था वो भी काफी अच्छा था। तो बस इसको अच्छे से देखना है, रिपीट करना है एंड अगले मॉक का वेट करना है। ठीक है, और जितना हो सके आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना है ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप एग्जाम में ऐसा ना लगे कि हमारे सामने कुछ नए पैटर्न्स के क्वेश्चन आ गए हैं, या फिर हम क्वेश्चन देख के हमें लग रहा है कि अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये काफी बड़ा है, या पॉसिबिलिटी देख के घबरा जाना है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? सेशन को देखना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। मॉक भी आप दे सकते हैं और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।